आज के लेक्चर के अंतर्गत हम भूगोल में विश्व भूगोल में पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति के एक एक कण को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, जैसा कि केपलर के सिद्धांत के। राइट। तो पृथ्वी ही नहीं, कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह लगाते हैं। तो पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण हमारे वायुमंडल के साथ साथ हमारे पूरे पृथ्वी पर कौन सी सिचुएशन बनती है, तो उसके विषय में थोड़ा समझने का प्रयास। कंडीशन बेस होता है कि पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उसमें कुछ अलग दिशा होती है, जब वो परिक्रमण गति करती है तो उससे कुछ अलग दिशा होती है। तो इन दिशाओं के आधार पर भी हम थोड़ा इसमें समझते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के गति से हमारे भूगर्भ पे कौन कौन सी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कर। जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी की गतियाँ, और पृथ्वी क्यों गति कर रही है इसके विषय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्यों कर रही है गति। ओके, पृथ्वी की जो गति है के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। और गति क्यों कर रही है इसके विषय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वो इसलिए कर रही है कि उस पर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और केंद्र की ओर। राइट। तो इसकी वजह से वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही हैं। और ये जो क्षेत्र होता है, जैसे चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे सूर्य, मान लो यहाँ का जो क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र, ये पूरा खगोलीय पिंड होता है, खगोलीय क्षेत्र होता है। ठीक है। और ये ऐसा एक क्षेत्र होता है जो किसी एक तारा से दूसरी तारा के बीच का खगोलीय होता है, जहाँ तक उसका एक सूर्य का परिवार होता है। इसके बाद जो बाहर का जो क्षेत्र होता है वो एक देश होता है। थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो ये दीर्घवृत्ताकार एक चक्कर है, इसमें सूर्य यहाँ पर है। सूर्य का मतलब यहाँ तक जो पूरा एक क्षेत्र, हम यहाँ पृथ्वी नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या है पूरा एक इतना वातावरण, क्या है ये पूरा एक सौर परिवार का क्षेत्र है। राइट। सौर परिवार का एक क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, ये क्या है आपका खगोलीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? खगोलीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर जो पिंड है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सौर मंडल के अंतर्गत। ओके। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष क्या होता है? तो आप जैसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये तो खगोल का क्षेत्र है। अब यहाँ से जब आगे का क्षेत्र जाओगे, यानी कि एक तारा से दूसरे तारा की, मान लो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा यार ले सकते हैं। ठीक। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। तो ये इससे थोड़ा हल्का है। ओके। तो यहाँ से आप इधर का क्षेत्र देखोगे, यहाँ पे मान लो प्लेटो मान लेते हैं, यहाँ पे हम बौनी ग्रह पट्टी मान, यहाँ से जब इधर का क्षेत्र आप देखो, इधर का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है या स्पेस। राइट। इधर का जो क्षेत्र है खगोलीय पिंड का क्षेत्र। मुझे लगता है ये आपको स्पष्ट हो गया। अब बात हम ये करते हैं कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो गतियाँ एक्चुअली में होती क्यों हैं। देखो कैसे। वो आप जानते हो कि जो सूर्य है वो मध्य केंद्र में नहीं है, जबकि कहाँ है, एक नाभि में स्थित है। नाभि का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर पूर्ण गोलाकार है, उसका एक सेंटर बिंदु बीच में होता है। और वही चीज़ अगर थोड़ा आप ऐसे प्रिसाइज करोगे, दबाओगे, तो ये मध्य में ना हो करके थोड़ा इधर या इधर खिसक जाएगा। इसके एक केंद्र के बाद ये दो केंद्र बन जाते हैं, इधर एक। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा चपटे है, तो ये दृश्यनुमा जो हमारी क्या है, आकाशगंगा है, सर्पिल्ले वे से बोलते हैं, सर्पिल्लाकार आकाशगंगा है। और ये आकाशगंगा जो देखेंगे, इसके इस केंद्र पर आपका एक सूर्य। ओके। इस केंद्र पर क्या है, सूर्य है। और ये सूर्य से आप इधर की दूरी देखोगे, इधर की दूरी देखोगे, ये अलग होती है, दूरी आपकी अलग होती है। और ये क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्षेत्र है।
अब देखो थोड़ा, पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की रोटेशन करती है। एक तो करती है आपकी घूर्णन गति और एक करती है आपकी परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि वो अपने एक ही अक्ष पर वो चक्कर लगा रही है, एक ही अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ओके, अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसके बाद क्या है, चक्कर लगाने के साथ साथ वो इस प्रकार से आगे की ओर भी खिसक रही है, आगे की ओर भी खिसक रही है इस प्रकार से। ठीक, आगे की ओर खिसकती है, तो ये क्या है, इसका एक परिक्रमण काल है। यानी कि अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ वो आगे की ओर भी खिसकती है। आगे की ओर किस दिशा में खिसकती है, पश्चिम से पूर्व। ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर ये परिक्रमण काल करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राइट। तो क्या होता है कि जब ये घूमती है तो नीचे से भी क्या है, घर्षण प्रदान करती है। क्या करती है, घर्षण। नीचे वैसे तो आप अगर देखोगे कोई ज़मीन में थोड़ी ना, अंतरिक्ष में है ये सभी। लेकिन होता क्या है कि इस पे लगने वाला जो बल है, इस पे लगने वाला जो बल है वो इसकी एक समान दिशा में लगता है, एक समान दिशा में लगता है। तो वो बल जो होता है केंद्र की ओर झुकता है, नहीं उसे बोलते हैं अब केंद्रीय। कौन सा बल होता है, अब केंद्रीय। लेकिन वो किसके द्वारा बंधे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पदार्थ पे लगता है। किस पे लगता है, पदार्थ पे लगता है। यानी कि कोई धातुमल जैसे क्षेत्र, बहुत बड़ा पदार्थ होते हैं, उन मटेरियल पे लगता है। और ये देखा जाए अगर वही बल जो केंद्र की ओर लग रहा है तो बोलते हैं अवकेंद्री बल। एक्चुअली में सूर्य द्वारा जो लगाया गया बल है वो अवकेंद्री बल है। वो अवकेंद्री बल जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, पृथ्वी पर। तो इसकी वजह से पृथ्वी क्या है, खिंचाव करती है, और जब वो घूमती है, घूमने के साथ साथ वो आगे की ओर भी गति करती है। उम्मीद करते हैं ये आपको स्पष्ट हो गया। चलिए, तो आपको लगता है कि जैसे मान लो कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी देखो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वो कितना झुकी है, 23.5 डिग्री पश्चिम। तो 23.5 डिग्री पश्चिम अगर हम इसको झुकाते हैं, 23.5 डिग्री हम इसको पश्चिम में झुकाते हैं। ठीक? वैसे तो यहाँ से मध्य से होना चाहिए, लेकिन मध्य से ना होकर वो इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक, इस प्रकार से अगर झुकेगी तो सेंटर बिंदु यहाँ से जाएगा। ओके, सेंटर यहाँ से जाएगा और कर्क रेखा इधर से, और ये मकर रेखा आप ले सकते। चलिए, तो ये क्या है, मध्य रेखा है, और इधर बना लेते हैं ऊपर इसको। और ये रेखा जो है ये है आपकी कर्क रेखा। पश्चिम की ओर झुका दी है मैंने। देखो वैसे तो अगर आप सीधा करोगे तो इस प्रकार से होना चाहिए, राइट। लेकिन मैंने पश्चिम को झुका दी है 23.5 डिग्री। ये जो केंद्र है ये बीच वाला, ये है 23.5 डिग्री। ओके, और ये किधर झुकी है, पश्चिम। तो ये डिग्री तो आपको मैंने बता ही दिया था जब आपको मैंने वो कंप्लीट कराया था 86। ये 23.5 डिग्री किधर झुकी है, पश्चिम की ओर। तो इसकी जो भूमध्य रेखा है वो भी तिरछी रहेगी कि नहीं, कर्क रेखा भी तिरछी रहेगी। और इसकी ये रेखा है मकर, ये भी तिरछी रहेगी। ओके, अब इसके घूर्णन और परिक्रमण के कारण कौन कौन सी गतियाँ होती हैं पहले समझते हैं। देखो ये वाला पहले आप क्षेत्र देख लो इधर का, इसे बोलते हैं हम अपसौर। कौन सा हाँ सॉरी, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और ये लगभग 14.7 मतलब कि करोड़ किलोमीटर होता है। यानी कि 14 करोड़ 73 लाख किलोमीटर की जो ये दूरी होती है ये वाली, इसे बोलते हैं उपसौर। जो भी दूर वाली जो देखेंगे स्थिति, ये दूरी, राइट, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये है आपकी 15.23 लाख। तो इसको ओवर रेंज हम पूरा मान लेते हैं 15 करोड़। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक? और ये मैंने आपको पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था कि इसका जो टाइम है 8 मिनट 18 सेकंड आता है। वैसे तो 8:30 में आ रहा है, लेकिन 8:18 में आ जाता है, क्योंकि आंकड़ा जो होता है ना वो थोड़ा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स ही हो, आगे पीछे हो सकता है।
अब क्या होता है कि ये पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है, इसके बाद आगे भी चल रही है। तो इससे कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। और अपसौर की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को देखने को मिलती है, और ये वाली है उपसौर, ये 3 जनवरी को। ये कब होती है, 3 जनवरी। 1 मिनट। ये कब होती है, 3 जनवरी को। चलिए, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इसकी दो प्रकार की घूर्णन गति, एक परमण गति करती है, एक घूर्णन गति करती है। तो घूर्णन गति से क्या प्रभाव पड़ता है और परिक्रमण गति से क्या प्रभाव, देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी झुकी है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि जितना दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में होगा उतना ही दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जितनी रात आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होगी उतनी रात आपकी उत्तरी गोलार्ध में होगी। इसका अर्थ ये है कि जब सूर्य का प्रकाश इस अवस्था से गुजरता है, लंबवत जब इस अवस्था से गुजरेगा, तो अवस्था कौन सी होती है, वो होती है आपकी विषुवतीय अवस्था, और 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी कि एक स्थिति यहाँ पर बनती है। ओके, यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो ये स्थिति बन गई। अब यही यही जो पृथ्वी है वो एक समय में इधर भी आती है। इधर देखो, इस प्रकार से हम बनाते हैं और इसको हम झुका देते हैं इधर से, ठीक है ना। तो इस पे आप अगर देखोगे, ये 23.5 है, तो ये आपकी इसको थोड़ा आप ऐसा करो। अब यहाँ से आप इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे 23.5 डिग्री ये झुकी। ओके, अब देखियो क्या होता है कि एक समय तो ये स्थिति बनती है जब सूर्य का प्रकाश आपके इधर से जाता है भूमध्य रेखा पर, और एक स्थिति ऐसी बनती है जब ये सूर्य का प्रकाश आपका भूमध्य रेखा से इस प्रकार से जाता है, ठीक इस प्रकार से जाता है, और इधर आपका इस प्रकार से जाता है। देखो झुकी इसी है, लेकिन अब इसकी झुकाव की जो दिशा होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। रीजन इसका यही है, वो जिस दिशा में मूव करती है, ओके, जिस दिशा में झुककर वो मूव करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो उसी दिशा में गतिमान करती रहती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इसकी जो दिशा है वो समान अवस्था में 6 मंथ बाद इधर भी आएगी, तो वो भी देखो इसी प्रकार से झुकी रहेगी। ओके, अब बात यहाँ आती है कि सूर्य का प्रकाश एक समय 21 मार्च को यहाँ पड़ता है। मान लेते हैं हम 21 मार्च को यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक, 21 मार्च को यहाँ पे पड़ा। अब 21 मार्च के बाद देखो, 21 मार्च के बाद ऊपर जाओगे आप, अप्रैल यहाँ पे, मई यहाँ पे, जून यहाँ पे, जुलाई यहाँ पे, अगस्त यहाँ पे, फिर सितंबर, तो फिर से सूर्य का प्रकाश यहीं आएगा। तो यार सार से इसका ये हुआ, सूर्य का प्रकाश अब यहाँ आएगा। अब मान लिख लेते हैं, देखो कैसे, यानी कि ये समय जो है वो है 21 मार्च का, और एक समय आएगा यहाँ कर दे हैं अप्रैल, एक मई, जून, एक मिनट, हाँ रुको, चेंज करते हैं। देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये सितंबर। ठीक, इधर थोड़ा पास पास कर दिए हैं, आपको थोड़ा ऐसे समझ को यहाँ कर देते हैं। ठीक, देखो 21 मार्च को यहाँ से आई पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पर है, तो इसका सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, लेकिन ये दूरी है, ये दिशा दूर जरूर है,
लेकिन ये सीधी रेखा में जाएगा इसके प्रकाश इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। अब यही जब पृथ्वी यहाँ आएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ ही जाता है ना, चारों तरफ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ जाए। ओके, इस प्रकार से चारों तरफ फैलता है सूर्य का प्रकाश। तो ओके, पृथ्वी का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलता है। तो जब पृथ्वी ऊपर की दिशा में मूव करेगी, ऊपर की दिशा में मूव करेगी यहाँ पे अप्रैल में, तो सूर्य का प्रकाश इसके यहाँ जाएगा, तो ये अप्रैल में जाएगा। यहाँ पे जब पृथ्वी आएगी तो मई में जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी आएगी तो जून में जाएगा। मार्च, अप्रैल, जून। तो अब देखो हम यहाँ पे बनाते हैं पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी बना रही। ठीक, अब इसको हम थोड़ा इस प्रकार से झुका देते हैं। तो ये देखो सूर्य का प्रकाश गया, ये है हमारी कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये क्या है, एक कर्क रेखा है। तो इससे फिर क्या है, जून में प्रकाश सीधा कर्क रेखा पड़ता है, और वो पड़ता है कब, आपका जून में। ठीक, लिखना है तो आप लिख सकते हो 21 जून को। 21 जून को सीधा प्रकाश आपका कर्क रेखा पे देखने को। तो इस समय यहाँ स्थिति क्या होती है, जब कर्क रेखा पर 21 जून को, ना मेरी बात, जब कर्क रेखा पर 21 जून को जब सीधा प्रकाश यहाँ पड़ेगा, तो निश्चित है कि इसके इधर वाले, आप देखना इधर वाला जो समय रहेगा, इधर की जो रात है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सीधा प्रकाश कर्क रेखा पे गया, और जैसी कर्क रेखा पे जाता है, कर्क रेखा पे गया, तो इधर का जो प्रकाश है इधर वाला, इधर तेज हो जाएगा, क्योंकि इधर दिन हो जाएगा बड़ा, इधर दिन हो जाएगा बड़ा, और इधर जो हो जाएगी रात बड़ी। क्यों, दिन इधर बड़ा हो जाएगा, रात इधर बड़ी हो जाएगी, जबकि रात इधर की छोटी रहेगी, रात इधर की छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पे प्रकाश है, तो लंबे समय तक प्रकाश रहेगा। तो इसकी वजह से कर्क रेखा पर जब प्रकाश सूर्य का आता है, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है कि दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, दिन क्या होते हैं, बड़े, जबकि इसकी रातें जो होती हैं छोटी होती हैं। तो कर्क रेखा पर देख लो सॉरी, कर्क रेखा पर क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो होते हैं बड़े, और रातें होती हैं छोटी, रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध की बात है, तो उत्तरी गोलार्ध में ही क्या है, कर्क रेखा है ओबियसली। और दक्षिणी गोलार्ध में आप क्या देखोगे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उस समय जो रातें होती हैं वो होती हैं बड़ी, क्या होती हैं, रातें बड़ी, और दिन होते हैं इधर छोटे। इसके जस्ट विपरीत है, रातें बड़ी दिन छोटे, इधर रातें छोटी दिन बड़े। तो एक्चुअली में रातें दिन रात छोटे बड़े होने का अर्थ क्या है, दिन रात वैसे छोटे बड़े नहीं होते हैं, दिन रात छोटे बड़े होने का है पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का झुकाव। यस, दिन रात छोटे बड़े होने का अर्थ ये है कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर झुके। वैसे तो इसमें अगर आप दो फैक्टर आप ले सकते हो, यानी कि दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण काल से, एक पहला, और दूसरा होता है उसके झुकाव। पृथ्वी झुकी है ना, तो जब झुकी है तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये सीधी रेखा में होती, देखना अगर यही सीधी होती तो ओबियसली कर्क रेखा पे प्रकाश नहीं आ पाता, जून में कर्क रेखा पे प्रकाश नहीं मिलता, तो हम कह सकते थे कि जून में जो दिन बड़े होते हैं वो दिन बड़े नहीं होते, उसके झुकने के कारण दिन बड़े होते हैं। क्योंकि जब वो झुक जाती है तो उसकी जो रेखा है वो नीचे हो जाती है, तो ओबियसली सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे सीधा लंबवत जाता है। इससे जून की अवस्था में यहाँ का जो दिन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सुबह के 5-6 बजे सूर्य निकल आएंगे, शाम के 7 बजे छिपते हैं जाकर के। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि पृथ्वी छोटा बड़ा दिन होने का कोई मतलब ही नहीं है। छोटा बड़ा दिन एक्चुअली में होता क्यों है, वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण और
झुकाव के कारण, क्योंकि पर झुकाव है, इस वजह से यहाँ पे जून की अवस्था में दिन बड़े होते हैं, अगर झुकते नहीं तो दिन बड़े होते ही नहीं। ओके, और ये आगे भी चलती है, ठीक, आगे भी चलती है, झुके के साथ साथ आगे भी तो चल रही है इस प्रकार के, इधर एक स्थिति यहाँ भी आएगी, ठीक, फिर ऐसे आकर के फिर यहीं आ जाएगी पुनः। तो ये क्या होता है कि जब पृथ्वी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करती है, मान लो अभी यहाँ पे आया वो, ठीक, यहाँ जून है, इसके बाद आएगी ये जुलाई, ठीक, अगस्त, रुको, जुलाई यहाँ मान लो, यहाँ मान लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर जब 23 आएगा यहाँ पे, 23 सितंबर, तो पुनः इसका जो प्रकाश है सूर्य का, पुनः इसका सूर्य का जो प्रकाश है वो किस पे आ जाएगा, आपका सीधा भूमध्य रेखा पर। तो दिन की अवधि जो होती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक समान अवस्था में होती है। तो दो आप फैक्टर बेसिक लिख सकते हो इसमें कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि इस समय जो पृथ्वी होती है उसकी भूमध्य रेखा पर सूर्य का आने वाला प्रकाश उसकी भूमध्य रेखा पर लंबवत जाता है, तो उसके होने वाले दिन और रात दोनों दक्षिणी एवं उत्तरी गोलार्ध में समान अवस्था में देखने को मिलते हैं। राइट, अब बात ये आती है कि दिन रात छोटे बड़े होने का मतलब तो आपने समझ लिया। ओके, थोड़ा और समझ लेते हैं। अब देखो क्या होता है, अब मान लो एक स्थिति बन गई ये वाली, इधर मैंने कर्क रेखा को आपको समझा दिया इधर साइड में। ओके, अब देखो, अब यहाँ है 23 सितंबर, यहाँ है अक्टूबर, यहाँ है नवंबर, यहाँ है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखो, अब यही पृथ्वी है, इधर जाती है, देखना इधर जाती है, और ये क्या था, सितंबर था, अक्टूबर था, नवंबर था, दिसंबर था। तो दिसंबर में जब आती है यहाँ पर, ठीक, दिसंबर में जब इधर आती है तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होता है, 22 दिसंबर को यहाँ पर पृथ्वी को हम बना लेते हैं ऐसे, 22 दिसंबर को सीधा जो प्रकाश है, सीधा जो प्रकाश है वो किस पे पड़ता है, मकर रेखा पर, पे पड़ता है मकर रेखा पर। क्योंकि इस प्रकार जब प्रकाश आएगा तो वो सीधा मकर रेखा को फॉलो करते हुए जाएगा, और मकर रेखा पर जब फॉलो करेगा तो यहाँ पर जो दिन होते हैं, यहाँ पर जो दिन होते हैं वो हो जाते हैं बड़े, दिन हो जाते हैं बड़े, और जो रातें होती हैं वो हो जाती हैं छोटी। मकर रेखा पे जब आता, कब, 22 दिसंबर को, जब 22 दिसंबर को सूर्य का जब प्रकाश मकर रेखा पे पड़ता है लंबवत, तो क्या होता है कि मकर रेखा में जो दिन होते हैं वो हो जाते हैं बड़े, रातें हो जाती हैं छोटी। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय जो दिन होते हैं, राइट, जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, छोटे, और रातें हो जाती हैं बड़ी। ठीक, समझते हो। जैसे भी मकर रेखा 22 दिसंबर को जाएगा तो दिसंबर में, तो दिसंबर में आपने देखा हो दिन छोटे ही होते हैं, रातें देखो कितनी बड़ी हो जाती हैं। 5 बजे ही सूरज छिप जाता है, फिर रातें फिर 7 बजे 7-8 बजे सूरज निकलते हैं, तो रात कितनी बड़ी हो जाती है। तो ये मकर रेखा जब सूर्य का प्रकाश जाता है लंबवत, तो कर्क रेखा पे जो पड़ने वाला प्रकाश है वो तिरछा हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रातें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं कर्क रेखा पर, क्योंकि मकर रेखा पर इसके जो प्रकाश सीधा जाता है तो वहाँ पर दिन बड़े हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पॉइंट समझ में आ गए हों। चलिए देखो, आप थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर भी। अभी तो मैंने ग्राफ में समझ लिया, अब थोड़ा यहाँ समझ लो। ये हमारी है मध्य रेखा, यहाँ पर क्या है 21 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ठीक, यहाँ पर है आपका 21 जून। ये कौन रेखा है आपकी, 21 जून। फिर देखो जुलाई, ये देखो जून है, फिर है जुलाई, अगस्त, क्या है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को यहाँ फिर आ गए, ठीक, सितंबर, फिर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो सूर्य का जो प्रकाश है
तो क्या निकलता है अर्थ, जो सूर्य का प्रकाश है वो एक्चुअली में कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपनी परिक्रमण काल भी पूरा कर लेती है, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। तो इस पूरे परिक्रमण काल के दौरान जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही पड़ता है, अर्थात ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्वाधर होता है। और वो कब होता है, जब वहाँ की क्षेत्र की दिशा में जब प्रकाश कर्क पे जाता है तो वहाँ के उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं, जबकि जब मकर रेखा पे आता है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में उसका प्रकाश तिरछा जाता है, जबकि इधर पर प्रकाश नहीं जाता है। तो इसलिए उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध पर रातें होती हैं, 6 मंथ की रातें होती, 6 मंथ के दिन होते। चलिए, वो आपका कर्क और मकर रेखा पे रहने का मतलब यही है कि वो अपने अक्ष पर झुकी है। अपने अक्ष पर जब झुकी है तो जब वो पूरा परिक्रमण काल कर लेती है तो एक्चुअली में उसका प्रकाश कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। पूरा परिक्रमण काल कर लेगी तब भी बीच में ही रहेगा, ऊपर इधर नहीं जाएगा। हाँ, अगर मकर रेखा पे आता है तो इसकी कुछ प्रकाश जो कि तरंगें हैं वो थोड़ा तिरछी हो सकती हैं, इधर जाएगा तो तिरछी हो सकती हैं, लेकिन लंबवत कभी नहीं हो सकती हैं, लंबवत कभी नहीं हो सकती। इसका रीज़न ये है कि वो ध्रुवों पर चपटी है और थोड़ा झुकी हुई है, जिसकी वजह से जो प्रकाश होता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। चलिए, ये तो मैंने बात कर ली पृथ्वी के परिक्रमण से क्या क्या होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के काल से क्या क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, इससे क्या होता था कि दिन रात बराबर और छोटे बड़े होना। दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं और बराबर होते हैं वो होते हैं उसकी परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति। और एक पॉइंट और लिख लो, झुकाव के कारण। पृथ्वी जो झुकी है तेज अक्ष पश्चिम की दिशा में, उसके कारण। जबकि पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो होता है 24 घंटे। आप देखते हो 24 घंटे होता है कि नहीं, 23 घंटे कुछ करके है, 56 मिनट 4 सेकंड करके है। तो वो 24 घंटे हम मानते हैं। तो 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगा लेती अपने अक्ष का, यानी कि अपनी रोटेशन जो है उसकी अपने अक्ष पे घूम लेती है 24 घंटे। ओके, यानी कि सूर्य का जो चक्कर है वो 24 घंटे में लगा लेती है। अब बात ये आती है कि जब वो सूर्य का चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है तो इससे होते क्या है, इससे होते हैं दिन और रात। ये क्या होते हैं, दिन रात। थोड़ा आप कन्फ्यूजन में आप रहोगे। दिन रात बराबर का मतलब ये है कि जब वो सूर्य का प्रकाश किस पे जाता है, कर्क रेखा पर, सॉरी मध्य रेखा पर पड़ता है, तब जून और सितंबर में, तब दिन रात कैसे होते हैं, बराबर। ओके, और दिन रात छोटे बड़े कब होते हैं, जब ये कर्क और मकर रेखा पर जाता है तब दिन रात छोटे बड़े होते हैं। और दिन रात क्यों होते हैं, वो होते हैं घूर्णन के कारण। क्योंकि आप सुबह से शाम तक देखोगे तो दिन होता है और फिर दिन में शाम के 7 बजे के बाद फिर रात होती है। तो दिन और रात होने का अर्थ ये है क्योंकि 24 घंटे बाद दिन रात होते रहते हैं, राइट। 24 घंटे बाद दिन रात होते रहते हैं, डेली होते हैं दिन रात 24 घंटे में। तो 24 घंटे में होते वो क्यों हैं, वो होते हैं पृथ्वी घूर्णन कारण, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब मुझे उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, तो कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद होने चाहिए, नोट डाउन भी करते रहिए। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा, देखो क्या होता है। मान लो हम थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं, पृथ्वी बनाते हैं, ठीक, पृथ्वी बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम वो बना लेते हैं सूर्य, और ये पृथ्वी बना, की दूरी मैंने आपको बता दी, इसकी भी बता दी। अब बात ये आती है कि 4 जुलाई को क्या होता है और 3 जनवरी को क्या होता है।
3 जनवरी को देखो, 3 जनवरी को ये जो प्रकाश है, 3 जनवरी को ये वाला जो प्रकाश है आप देखोगे इधर साइड में, ये 3 जनवरी को होती है जब पास में आती है। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पे पृथ्वी पास आना 3 जनवरी को है और पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर प्रकाश जाना वो 23 सितंबर को है। थोड़ा समझना, यहाँ पे पॉइंट है बढ़िया। 3 जनवरी को वो क्या है, पास में आती है, और जब पास आती है तो एक्चुअली में ये स्थिति कब बनती है, जब पास आती है तो ये स्थिति बनती है मकर रेखा के पास, और ये स्थिति बनती है आपकी कर्क रेखा के पास। कैसे, देखो जब पृथ्वी दूर होती है, जब पृथ्वी दूर होती है यानी 15 करोड़ 23 लाख किलोमीटर जब दूर होती है पृथ्वी, तब जो पृथ्वी का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर आता है। तब पृथ्वी का प्रकाश कर्क रेखा पर आता है, तो प्रकाश कर्क रेखा पर आता है, लेकिन वो तेज क्यों होता है जबकि दूर है? तेज क्यों है, वो दूर है, जबकि देखो दूर कितनी दूर है पृथ्वी से, और फिर भी उसका प्रकाश तेज है। वो तेज होने का कारण है इसका प्रकाश लंबवत आता है, लंबवत आता है। और जबकि 3 जनवरी को आप देखोगे, जबकि पृथ्वी पास में है, पृथ्वी पास में है, तो पृथ्वी पास में होने के कारण भी हमारे यहाँ पर प्रकाश जो सूर्य का होता है वो तेज क्यों नहीं आता 3 जनवरी को? सर्दी क्यों होती है? उसका होने का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो मकर रेखा की ओर पलायन कर गई है, तो उसका जो प्रकाश है सूर्य का वो पृथ्वी के कर्क रेखा पर तिरछा पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख, क्योंकि भारत जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को टारगेट रखते हुए तो समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कैसे कि 3 जनवरी को क्या होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो मकर रेखा पे जाता है, मकर रेखा की तरफ रहता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप समझ लो, दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी को जब पृथ्वी पास आती है, इसके पास आती है, तो वो स्थिति बनती है आपकी मकर रेखा, यानी कि उधर साइड में दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ इसका जो प्रकाश है वो काफ़ी तेज होता है, बहुत तेज होता है। और सबसे ज़्यादा उधर फिर बादशील जैसी गैसें बनती हैं जल का, फिर बारिश होती है बहुत तेज, फिर मानसून में परिवर्तन होता है, वो अभी हम थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे कैसे। देखिए, और 4 जुलाई की बात की जाए, 3 जनवरी को तो आपने समझ ही लिया कि जब पास होती है, लेकिन कर्क रेखा पर उसका प्रकाश नहीं होता है, वो होता है मकर रेखा की तरफ। नहीं, मकर रेखा पे पूर्ण रूप से तो नहीं होता है, वो होता है जनवरी में। कब, देखो इधर मैंने आपको क्लियर किया था, यहाँ पे देखो दिसंबर है ये, इसके बाद जनवरी, तो यहाँ 3 जनवरी को मान लो, तो 3 जनवरी को प्रकाश यहाँ आएगा, तो इस क्षेत्र पर जब प्रकाश पड़ेगा, इस क्षेत्र पर जब प्रकाश पड़ेगा, ये वाला जो हिस्सा पूरा है ये कौन है, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, और ये है पूरा एक हिस्सा इधर वाला उत्तरी गोलार्ध। ठीक, ये कौन है, नॉर्थ ग्लोब है, इधर का आपका साउथ ग्लोब है। तो इधर वाला जो एरिया आप देखोगे तो यहाँ पे पड़ता है, देखो दिसंबर, फिर पुनः नीचे जाओगे तो जनवरी, तो इस जनवरी को यहाँ पर जब प्रकाश आता है इसका बहुत तेज होता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सूर्य 14 करोड़ 73 लाख किलोमीटर दूर होता है, यानी कि 15 करोड़ 23 किलोमीटर में से आप 14 करोड़ आप घटाओगे, 14 करोड़ 73 लाख, तो जो दूरी बनेगी वो प्रकाश की पास की दूरी रहेगी, और वो एक्चुअली में क्या होगा कि प्रकाश बहुत तेज पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा जनवरी में इस क्षेत्र से, तो यहाँ पर आने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो काफ़ी तेज होती हैं, तो ये मानसून को परिवर्तित करती हैं, थोड़ा हम समझते हैं बाद में। ओके, अब बात हम ये करते हैं कि 4 जुलाई को क्या होता है। 4 जुलाई में आप देखोगे तो ये प्रकाश गया कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर एक्चुअली में जो प्रकाश होता है वो आपको तेज लगता है, आपने देखा हो 35 40 45 डिग्री तक जाता है सूर्य का प्रकाश गर्मियों में, मतलब मई जून में, तो वो एक्चुअली में पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी से वो कितना दूर है, बहुत दूर है, 15 करोड़ 23 लाख दूर है, फिर भी तेज आता है। वो आने का मतलब ये है कि वो लंबवत आता है, वो तिरछा नहीं होता है, वो लंबवत होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अब किस पे आ गया, सीधा सीधा
वो आ गया आपके कर्क रेखा पर, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रकाश तेज पड़ता है। और वो तेज क्यों भी पड़ता है इसका भी कारण समझ लो। तेज क्यों है? क्योंकि नीचे की जो सतह होती है, नीचे की जो सतह होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो किससे है? एक प्रकार की लिथोस है, एकदम सरफेस है। तो ये किससे है? स्थलीय क्षेत्र है। और स्थलीय जो क्षेत्र होता है वो एक्चुअली में गर्म जल्दी होता है, गर्म जल्दी होता है। समुद्र की तुलना में, समुद्र की तुलना में जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं वो गर्म जल्दी होते हैं और ठंडे भी जल्दी होते हैं। तो स्थलीय जो क्षेत्र जब गर्म जल्दी होंगे तो हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है ये ग्रीन हाउस प्रभाव रुकता नहीं, सीधे आने देता है विकिरण के माध्यम से। जैसे ही सीधा आता है तो ऑब्वियसली है कि इसे उत्सर्जित जब करती है, उत्सर्जित करती है तो निश्चित तौर पर इसको पार नहीं कर पाती है, क्योंकि आने वाले प्रकाश में, आने वाले प्रकाश में जो हमारा ग्रीन हाउस है, जो वातावरण है वो क्या है? पारदर्शी है। वो क्या है? पारदर्शी है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वो आने देता है। जबकि जब उत्सर्जित करती है, जब रात हो जाती है तो सूर्य छिप जाता है, तो जो इसके पास ऊर्जा बची है तो ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर आपने पढ़ा हो कि कोई जब ऊर्जा फैलती है तो निश्चित तौर पर ठंडी होती है। तो इसकी जो ऊर्जा जब ठंडी होगी तो ऊपर एक्चुअली में नहीं जा पाती है, ये नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये अपारदर्शी होता है। उत्सर्जित के लिए अपारदर्शी है तो उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक, इधर का आपका जो विकिरण होता है, ठीक है, वो सीधा आता है और इधर वाला जो विकिरण है वो पार्थिव विकिरण कहलाता है। ये है आपका सौर विकिरण और ये है आपका पार्थिव विकिरण। ठीक प्रकार से आप समझ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सीधा सीधा अब प्रकाश आता है और रात में जब ठंडी होती है तो ये अपारदर्शी हो जाता है उत्सर्जित के लिए, तो इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। और ये पार नहीं कर पाता है, इसकी वजह से स्थलीय क्षेत्र वो गर्म ही रहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो डिग्री में होता है तापमान वो अधिक हो जाता है, तापमान 40-45 तक पहुँचता है। इसका एक पॉइंट आप ये नोट डाउन कर लो। जबकि जबकि आप देखोगे जनवरी में जब इधर से जाता है, मकर रेखा के नीचे साइड रहता है, जनवरी में इधर से जाता है तो एक्चुअली में यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र इतने नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया एक क्षेत्र मिल जाता है, और भी क्षेत्र मिल जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे, और आपका दक्षिण अफ्रीका भी मिल जाएगा इसी में। ओके, उधर आप देखो जाके अर्जेंटीना क्षेत्र भी मिल जाएगा इसमें। ये क्षेत्र जो मिलेंगे तो ये इस पर सीधा प्रकाश जाता है और बहुत तेज प्रकाश रहता है। तो वहाँ पर स्थलीय क्षेत्र तो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन वहाँ के जो समुद्री क्षेत्र हैं वो एक्चुअली में इतनी गर्म जल्दी नहीं होते हैं। समुद्र बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो आपने समीर वगैरह पढ़े होंगे, वो मांग के आपको क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा और समझने का प्रयास कर, देखो क्या होता है। अब पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन से। आप देखोगे ये जैसे पृथ्वी है, ओके, ये है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर आप देखोगे जब पृथ्वी क्या करती है? घूमती है, घूर्णन करती है। ये बात याद रखना, परिक्रमण गति कारण नहीं हम बता रहे, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है, वो होता है कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल, अलग अलग इसके नाम मिलते हैं, कोरियोलिसिस, कहीं कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस बल, ऐसे नाम मिलते हैं इसके। ये कोरियोलिसिस जो बल है वो एक्चुअली में किस पे लगता है? वो लगता है आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और इसका बल आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर लगता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो एक्चुअली घूमती किससे है? वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसकी वजह से जो इसका जो बल है, इसका जो बल है वो आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर लगता है। यानी कि दाईं ओर लगने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है
तो वो एक्चुअली में इस पे जो मान होता है उसका, भूमध्य रेखा पे जो मान होता है उसका, वो 0 होता है। क्योंकि कोरियोलिसिस जो बल है, कोरियोलिसिस बल है वो भूमध्य रेखा पर निगेटिव होता है, यानी कि कोई भी उसका चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। और जैसे ही आप ऊपर साइड जाओगे, ऊपर साइड आप जाओगे, तो ये जो बल है वो इस दिशा में लगने लगता है, दाईं ओर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है, इस प्रकार से, ठीक। और इसका जो बल है वो इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से। और जब पृथ्वी इधर घूमती है, देखना है, देखो पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, राइट। इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला दाईं ओर लगेगा और इधर के ये बाईं ओर लगेगा। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में आप बल देखोगे, वो बल कौन सा है, वो है कोरियोलिसिस बल, वो लगेगा दाईं ओर, इधर उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वही बल लगता है बाईं ओर। तो आप देखोगे इधर की जो नदियां हैं, वो इधर की जो नदियां हैं या पवने हैं, वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, वो होती हैं आपकी उत्तर पूर्व की ओर। देखो जैसे दाईं ओर बल लगा, यानी कि ये जैसे नदी है, ये नदी है, अब इस पे अगर आप देखोगे तो इस पे बल लगता है दाईं ओर, और जैसे ही दाईं ओर इस पे बल लगेगा तो इधर का ये क्षेत्र क्या करेगी, काटेगी, और काट काट के इस प्रकार से घूमती, इस प्रकार से घूमती। तो यानी कि जो नदियां हैं या नहरें हैं, वो अपनी जो दिशा होती है वो एक्चुअली में इस घूर्णन के कोरियोलिसिस बल के कारण अपनी दिशा दाईं ओर का जो हिस्सा है वो अधिक काटती हैं, इस प्रकार से। जैसे ये नदी मान लो, ये नदी है आपकी, ये जा रही, ठीक, और इस पर बल इधर लगेगा तो ये हिस्सा ज़्यादा काटेंगे, ये हिस्सा काटेंगी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो सीधी ना होकर वो थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ती रहती हैं, ऐसे ऐसे मुड़ती। इस प्रकार की आप मुड़ी हुई नदियाँ देखोगे, वो एक्चुअली में जो नदियों का मुड़ना, एक्चुअली में उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो मुड़ जाएं, वो मुड़ने का कारण है फिर लगने वाला कोरियोलिसिस बल, वो लगता है आपका उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। इसके विपरीत अगर आप देखोगे इधर, इसके विपरीत आप देखोगे इधर की जो नदियां हैं वो इस प्रकार से काटती हैं, इस प्रकार से चलती। अगर वो नदी आपकी ऐसी भी बह रही, देखो ऐसी भी बह रही है, कोई बात नहीं, ऐसी बह रही है, लेकिन वो क्षेत्र को फिर इधर काटेंगे। अगर वो नदी ऐसी बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, बहना अलग है, बहने की दिशा अलग होती है, लेकिन बल लगने की दिशा अलग होती है। नदी आपकी इधर भी बह सकती है, दक्षिणी गोलार्ध में इधर भी बह सकती है, ओके, इधर भी मूव कर सकती है, लेकिन उसका लगने वाला बल वो बाईं ओर लगेगा। देखो मान लो इधर की नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक, इसका लगने वाला बल है वो लगेगा किधर, बाईं ओर। और इसका जो बाईं ओर हिस्सा कौन सा है आपका, बायां ओर कौन सा हिस्सा है, ये, तो ये नदी इस प्रकार के मुड़ेगी, ठीक। सॉरी, इधर ओर, बाईं ओर, इधर ओर मुड़ेगी, क्योंकि इसका जो हिस्सा है वो इधर लग रहा है, ये तो दाईं ओर लग रहा है, ये लग रहा है बाईं ओर, तो बायां ओर ही ये से प्रकार का हिस्सा इधर लगेगा, नदी के काटेगी। और जैसे नदी ये इधर साइड बह रही है, इधर साइड बह रही है, तो इस पर ये जो बल लगेगा बाईं ओर, तो बाईं ओर ये कैसी इधर साइड मुड़ेगी, बाईं ओर लग रहा है ना, बाईं ओर लग रहा है, इस प्रकार से मुड़ेगी, इधर बाईं ओर लग रहा है, इस प्रकार से, ये दाईं ओर लग रहा है, दाईं ओर लग रहा है, इधर से दायां है, इधर बायां है क्षेत्र वाले, लेकिन दायां लग रहा है कि नहीं, इधर बायां लग रहा है कि नहीं, बाईं ओर काटेगी। ये इधर नदी है तो बायां ओर लग रहा है कि नहीं, इधर काटेगी। तो इधर मूव करने वाली नदियाँ इस प्रकार की मुड़ेंगी, इधर मूव करने वाली नदियाँ इस प्रकार की मुड़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं जो बल लगता है वो एक्चुअली में कहाँ पे लगता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, दायां और बायां। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये पड़ता है आपके मानसून। पहला तो आपका जो होता है घूर्णन के कारण कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है, इससे देखोगे आप नदियों की जो संरचना है उसमें बनावट का कारण बनता है। दूसरी उनकी दिशा में परिवर्तन करती है, दिशा को परिवर्तित करती है, ओके। तो ये दो चीज़ें इसमें भिन्नता देख, यहाँ दोनों चीज़ें आप देख सकते हो इसमें मिलती हैं। अब बात यहाँ आती है कि ये जो नदियाँ हैं इधर वाली वो इसके विपरीत होती हैं, इसके विपरीत होती है ना, तो क्या है कि इसके एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा मानसून पर। क्यों, देखो कैसे, वो एक्चुअली में आप देखोगे कि वो कोरियोलिसिस बल के कारण नहीं, ये कोरियोलिसिस बल के कारण जो मानसून पे नहीं प्रभाव पड़ेगा, ये थोड़ा याद रख लेना। ये नदियों के काटने, नदियों के
दिशा में परिवर्तित करने पर किसका बल है, कोरियोलिस बल है। लेकिन मानसून पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है पृथ्वी के परिक्रमण काल का। पृथ्वी का परिक्रमण काल जब होता है तो जब सूर्य का प्रकाश इधर जाता है, देखना इधर जाता है, इधर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा तापमान अधिक रहेगा, इधर का क्षेत्रफल तापमान अधिक रहेगा, तो यहाँ पर क्या है आपका तापमान कम रहेगा। तो यहाँ पर जो पवनें होती हैं ठंडी, यहाँ पर होती हैं पवनें ठंडी, तो जी पवन पे होगा हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडी चीज़ें हैं भारी होंगी, हाई प्रेशर, हल्की हैं लो प्रेशर, तो ये हाई से लो प्रेशर के पवनें चलने लगे, ठीक, राइट, यहाँ पे। और जबकि इधर देखोगे आप, इधर थोड़ा इसकी तुलना में वैसे तो हाई प्रेशर यहाँ नहीं बनता है, वैसे बहुत नॉर्मली बनता है देखो, लेकिन होता क्या है कि इधर की जो पवनें चलेंगी, इधर हाई प्रेशर, तो ये पवनें जाएंगी आपके यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही पवन ये गई और यहाँ से इस प्रकार से मुड़ गई, ठीक। वो मुड़ने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो बल लगता है वो लगता है इसकी दाईं ओर, कौन सा, कोरियोलिस बल, तो ये निश्चित तौर पर इधर घूम मुड़ गई और इधर वाली जो पवनें हैं इस प्रकार से चलती हैं। इधर इसके कौन बल लग रहा है, बाईं ओर, तो इधर लगेगा कि नहीं, इधर बल लगेगा जा साइड में, बायां ओर इधर है इसका, और जब इधर हो जाएगा तो दायां ओर इसका इधर है, तो इधर लगेगा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका 90 डिग्री होता है, ये हम आगे क्लियर कर देंगे, थोड़ा अभी समझ लो। 90 डिग्री होता है और देखा जाए समकोण होता है, 90 डिग्री समकोण, राइट। से फेरल का नियम बोलते हैं, फेरल ने यही बताया था कि कोरियोलिस जो बल होता है वो एक्चुअली में मध्य रेखा जीरो लगता है, लेकिन उसके बीच पवनों का बनने वाला जो कोण है वो 90 अंश का होता है, और वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। ये आपके फेरल ने बताया था, कि फेरल आप एक वैज्ञानिक के नाम है, आप लिख सकते हो, भूगोलिक भूगोलवेत्ता हैं, राइट। चलिए, तो ये किससे प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर आप देखोगे मानसून पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये पवनें जो है ना, इधर जैसे कर्क रेखा पर गया प्रकाश, तो कर्क रेखा पर आपका रहेगा लो प्रेशर, इधर रहेगा आपका हाई प्रेशर, इधर से हाई से लो की ओर चलेंगी पवनें, ये हाई चली इधर भी चलने लगी, ये हाई इधर भी है इधर से चलने लगी, हाँ लो प्रेशर आपस में टकराएंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो स्थितियाँ बनती हैं, आपका पृथ्वी चक्रवात जैसी भी गतिविधियाँ बनती हैं। अब वही प्रकाश जब यहाँ आता है, ठीक, तो यहाँ पर बनेगा आपका लो प्रेशर, इधर बनेगा हाई प्रेशर, तो ये पवनें आपको इस तरफ मूव करने लगेंगी, ठीक। तो ये मानसूनी पवनों पर प्रभाव पड़ता है, इस पर मानसूनी प्रभाव, मानसूनी व्यापारिक पवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यापारिक पवनें स्थायी होती हैं, वो निरंतर चलती रहती हैं, लेकिन मानसूनी जो पवनें होती हैं वो एक्चुअली में पृथ्वी की दिशा के अनुसार परिवर्तित होती हैं, पृथ्वी के परिक्रमण काल के अनुसार परिवर्तित होती हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो एक स्थित जगह पे नहीं है, वो पृथ्वी घूमती है, तो इसकी वजह से सूर्य की जो दिशा है, उसके प्रकाश की दिशा है वो परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित होने की वजह से मानसूनी जो पवनें हैं वो एक्चुअली में उसके हाई और लो प्रेशर की वजह से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें लेक्चर समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। आपके लिए एक खुशखबरी है, मैंने टेलीग्राम जो चैनल है, राइट, मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो हमारे पास में। वहाँ पे हम आपको मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, जैसे PDF है, डिस्कशन है, ये कराते हैं। तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप हमारे तक पहुँच सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पे हम आपकी कॉपी वगैरह मेंस है जैसे भी चेक कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए।